क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जो देश और राष्ट्र हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्या राष्ट्र केवल एक विचार है या ये एक संघर्ष की कहानी है? क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में हुआ वो परिवर्तन जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हम अक्सर राष्ट्रवाद को एक आधुनिक अवधारणा मानते हैं, लेकिन ये वो विचार था जिसने यूरोप के राजनैतिक नक्शे को ही बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर नेपोलियन के समय तक कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने यूरोप के बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों को तोड़ा और राष्ट्र राज्य की नींव रखी। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम आज के समय में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वो 19वीं सदी के संघर्षों, युद्धों और आंदोलनों से प्रेरित है? क्या आज भी हम इन विचारों का सामना नहीं कर रहे हैं, जब हर देश अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है? यही तो है, और यही इस पूरे विषय का दिलचस्प पहलू है। ये वो समय था जब राष्ट्रवाद ने यूरोप के हर हिस्से को प्रभावित किया और इन घटनाओं के असर से आज के राष्ट्र राज्य बने। लेकिन क्या ये राष्ट्रीयता हमें आज भी बांधने या तोड़ने का काम करती है? आज के समय में जब हम दुनिया भर में उठ रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को देखते हैं, तो क्या ये 19वीं सदी की उन घटनाओं का ही पुनरावृत्ति नहीं है? क्या आज भी यूरोप की तरह कुछ देशों को राष्ट्र बनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर ये बदलाव पहले से ही हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास में खोजने होंगे, और इस यात्रा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी का राष्ट्रवाद आज के समय में हमारी राजनीति और समाज पर क्या असर डालता है। तो सर, ये जो हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, क्या ये आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है? मुझे हमेशा लगता है कि ये सब पुराने समय की बातें हैं। क्या 19वीं सदी में यूरोप में जो बदलाव हुए, वो आज भी हमारे समाज और राष्ट्र के लिए कुछ मायने रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के आंदोलन ने यूरोप में राजनीतिक बदलाव लाए थे, और ये बदलाव आज भी हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये आंदोलन कैसे देशों की सीमाओं को और उनके भीतर नागरिकों की पहचान को आकार देता है। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे देशों में एकजुट होने के बजाय वो क्यों छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट गए थे। मुझे लगता है कि अगर सब लोग एक साथ रहते तो शायद ये आसान होता। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राष्ट्र एकजुट होते हैं तो उन्हें एक साझा पहचान और एक समान उद्देश्य की आवश्यकता होती है, और ये पहचान केवल सांस्कृतिक या भाषाई ही नहीं थी, बल्कि ये नागरिकों के अधिकारों और उनके लिए बनाए गए कानूनों से भी जुड़ी थी। अच्छा, अब जो आपने कहा कि सौर्यू ने अपनी चित्रकला में देशों को एकजुट होते हुए दिखाया, क्या ये सच में ऐसा था? मैंने सुना था कि उन दिनों यूरोप में इतने बड़े बदलाव आए कि कई देशों ने एक दूसरे से लड़ाई भी की थी। बिल्कुल, सौर्यू का चित्र एक आदर्श दुनिया को दिखाता था, जिसमें सभी देश एकजुट होते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचारों का पालन करते थे। लेकिन असल में ये आदर्शी दुनिया सिर्फ कल्पना थी। दरअसल 19वीं सदी में जो राजनीतिक संघर्ष हुए, उन्होंने कई बार देशों को आपस में भिड़ा दिया था। तो क्या ये संघर्ष केवल पावर और जमीन के लिए थे या फिर कुछ और भी था? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के बीच ये इतनी बड़ी लड़ाई क्यों थी। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। दरअसल ये संघर्ष सिर्फ ताकत और भूमि के लिए नहीं थे, बल्कि ये इस बात को लेकर भी थे कि हर राष्ट्र की अपनी पहचान होनी चाहिए और उसे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से देशों के बीच संघर्ष हुआ। जैसे जैसे फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा फैलने लगी, ये संघर्ष और गहरा हो गया। मुझे तो ये समझ में आता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिकों को बहुत ताकत दी थी, लेकिन क्या ये बदलाव इतनी जल्दी सभी देशों में फैल गए थे? क्या फ्रांस का असर उन सभी जगहों पर था जहां फ्रांसीसी सेनाएं पहुंची थीं? आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। जब फ्रांसीसी सेनाएं यूरोप के विभिन्न हिस्सों में घुसीं, तो शुरू में उन्हें स्वागत ही मिला, क्योंकि उन्होंने वहां लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति का सपना दिखाया। लेकिन जैसे जैसे ये बदलाव लागू हुए, स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि इन सुधारों में उनके लिए पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, और तब विरोध बढ़ने लगा। तो क्या फ्रांसीसी लोग सिर्फ दूसरों को अपनी क्रांतिकारी सोच थोपने जा रहे थे? बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा ही लगा था। हालांकि नेपोलियन ने कई सुधार किए थे, लेकिन साथ ही साथ उसने इन बदलावों के माध्यम से फ्रांस के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। जब तक इन सुधारों ने स्थानीय लोगों के लिए कुछ ठोस बदलाव नहीं दिखाए, तब तक उनका उत्साह कम होने लगा। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो राष्ट्रवाद का ये विचार सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा बदलाव था। लेकिन क्या ये सिर्फ उस समय ही प्रभावी था, या आज भी देशों में इसे लेकर संघर्ष होते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा।
ये विचार उस समय ही नहीं बल्कि आज भी दुनिया भर में देशों के बीच संघर्षों और पहचान के सवालों को प्रभावित करता है। आज के राष्ट्रवाद आंदोलनों को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के इन बदलावों को देखना जरूरी है। आखिरकार ये केवल हमारे इतिहास की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण सोच है। ये बहुत ही दिलचस्प था सर, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में और भी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देंगे।